हेलो। आज आज का संकट हो रहा है ना। आज आप पब्लिक एड में कुछ लिख लेंगे, नोट्स कल वाले नोट्स भी कल ही मिलेंगे और आज वाले भी कल मिलेंगे। तो आज आप तैयार हो जाएं कुछ लिखने के लिए। मैं समझाता जाऊंगा, आपको जो चीज़ अच्छी लगे उनको एक बार लिख लेना, ताकि कुछ चीज़ें आपकी याद हो जाए लिखते लिखते। नमस्कार। हम लोक प्रशासन की चर्चा कर रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आज हम जो चर्चा करेंगे उसको उस टॉपिक ही करेंगे जो आपके जीवन में अभिन्न रूप से संबंधित है, जिसके बारे में आपने पहले भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर रखा है। आज हमारा जो अध्ययन का टॉपिक है वो है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। हम अभिप्रेरणा के ऊपर चर्चा करेंगे। मोटिवेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। अब ये ना, ये कई कई नाम बड़े ऐसे खतरनाक होते हैं, तो आप जब भी है ना कोई ऐसे शब्द आए ना तो शब्दों को ध्यान से देखा करो। अब कई कह रहे नहीं गुरु जी, मैं तो सिर्फ किसकी चर्चा करूंगा, प्रेरणा प्रेरणा की चर्चा करूंगा, मैं अभिप्रेरणा की कोई चर्चा नहीं करूंगा। तो मैं कहता हूं ऐसे कुछ शब्द आपके जीवन में क्या हो सकते हैं, घातक हो सकते हैं, और आप कुछ दिनों के लिए अंधे भी हो सकते हैं। मैं कई बार आपको ना हकीकत में घटनाएं बताता हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में अनुभव बहुत ज़्यादा प्राप्त कर लिया, आपसे ज़्यादा। उसमें एक ही मामले में आपसे बड़ा हूँ, वो है किस मामले में, अनुभव के मामले। ऐसी एक दिन मैं अर्धांगिनी दोनों बैठे हुए थे, तो हम कोई बहुत ज़्यादा हमारे एज में गैप नहीं है, लगभग हम बराबर के से हैं। तो बोली थे यहाँ बताओ कि आप जना पढ़ता स्कूल गमा, तो मेरे नहीं याद को नहीं आना रही, एक बहुत ही मस्त सी कविता ही एक है मको, तेरो तो मन ठा को नहीं, हमारे क्लास में तो दो ही मको। हाँ हाँ, मको एक तो कविता गुप्ता ही, एक कविता शर्मा ही, दोनों ही मस्ती मको। बिग बाद मन कहीं ना दें दिखियो को नहीं। फिर बाद में उड़ा उड़ा आंख खुली, क्योंकि मेरी आंखें कोट कोट की क्या की सोई आ गई। तो मैं कहता कई शब्द है ना, आप कान खोल के सुन लो, वरना आंखें क्या हो जाएगी, बंद हो जाती है, आपकी इतनी पिटाई भी हो सकती है। तो आप ध्यान रखें, हम प्रेरणा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अभिप्रेरणा की चर्चा कर रहे हैं, मोटिवेशन की चर्चा कर रहे हैं। मोटिवेशन शब्द मोटिव है, देखो सिंपल सा मोटिव से बना है, और मोटिव का जो तात्पर्य है वो है कि आपकी जो कार्य करने की इच्छा है, उस इच्छा को क्या करना, प्रेरित करना। आप कार्य करना चाहते हैं, लेकिन आप में उसके लिए क्या नहीं हो रही है, इच्छा पैदा नहीं हो रही है, तब आप उस कार्य को संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए आपके अंदर जो विल पैदा करता है और विल पावर पैदा करता है, ऐसे भावों को हम क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा बोलते हैं। जीवन में अक्सर हम इस शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, और शब्द का प्रयोग नहीं करें तो इस गतिविधि का प्रयोग करते रहते हैं। आप जैसे ही शाम को सारा पढ़ पढ़ा के सोने लगते हैं, तब आप ये सोचते हैं कि पढ़ तो रहे हैं, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चलते चलते कोई रिजल्ट आ जाता है, जीवन में निराशा आ जाती है। निराशा आ जाती है तो फिर आप किसी की कहानियां सुनते हैं, अब्राहम लिंकन की कहानियां सुनते हैं कि वो अपने जीवन में कितना संघर्ष करने के बाद अंत में क्या हुआ था, सफल हुआ था। या फिर आप कभी प्रेम में जब असफल हो जाते हैं, तो फिर आप उस शेरो शायरी सुनते हैं, फिर ये देखते हैं कि एक व्यक्ति ने प्रेम में सफल होने के बाद में बहुत सारी मित्र और मित्राणियां बना ली थी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि ये शब्द और ये गतिविधि हमारे जीवन में निरंतर चलती ही रहती है। अब ये जब चर्चा चलती है तो आप मुझसे भी ये बातें करते रहते हैं कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, मैं क्या करूं। तो मैं भी आपके ऊपर
कौन सी थ्योरी लगाता हूँ? अभिप्रेरणा की। ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, मैं तो आज यहाँ हूँ। वही सेम दुख, वही सारे संघर्ष, वो सारी असफलताएं मैंने भी देखी। जो कौन देख रहे हैं? आप देख रहे हैं। बस मैं चूंकि उम्र में थोड़ा बड़ा था तो ये सारी चीज मैं पहले देख चुका हूँ, आज अब देख रहे हैं। तो ये कोई हारने की जरूरत नहीं है, आप फुल मोटिवेट होकर काम करते रहें। तो एक शब्द के रूप में भी, एक गतिविधि के रूप में भी, अपनी आपसी चर्चाओं में हम डेली किसकी चर्चा करते रहते हैं? अभिप्रेरणा की। तो काम तभी अच्छी तरह से संपन्न होता है जब उस काम को करने की हमारे अंदर क्या होती है? इच्छा और विल पावर होती है, तभी वो अच्छी तरह से चल पाता है। अब ये जो मोटिवेशन की जो क्रिया है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये होती कैसी है? ये मनोवैज्ञानिक होती है। मनोवैज्ञानिक का तात्पर्य ये है कि ये हमारे कहाँ चलती है? अंतर्मन में चलती है, यानी आपके मन में ही चलती है। आपके, ये कह लीजिए आपके ना मस्तिष्क में चलती है। ये आपके मस्तिष्क में अगर मोटिवेशन के विचार है कि नहीं मुझे तो ये काम करना है, विल पावर है, तो आप कर पाओगे, क्योंकि शारीरिक गतिविधि जो पेट या रक्त संचार के माध्यम से चलती हो। ये मनोवैज्ञानिक संवेदनाएं हैं जो आपको कुछ भी करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। जब भी आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखते हैं, या आप देखते हैं किसी एसपी को देखा, आपने कलेक्टर को देखा, तो उसके मन में, उसको देख के आपके मन में क्या बनी? एक छवि बनी। अब आपका मनोविज्ञान, आपकी इच्छाएं, आपकी विल पावर, आपका मस्तिष्क कह रहा है कि मुझे भी कैसा बनना है? ऐसा ही बनना है। तो ये जो सपने हैं जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? मनोवैज्ञानिक चीजें बोलते हैं। तो अभिप्रेरणा एक ऐसा विचार है, मनोवैज्ञानिक विचार है। ये अभिप्रेरणा क्या करती है? अभिप्रेरणा काम वहां से शुरू करती है जहां से चीजें शुरू होती है। ये हमें किसी भी कार्य को क्या करवाती है? पहले तो आरंभ करवाती है। आप जब यहाँ आए थे इस कक्षा में, तो उस टाइम मोटिवेशन था आपके अंदर है, विल पावर थी, ये प्रेरणा थी कि मुझे कुछ करना है। आपने कार्य आरंभ किया, फिर उस कार्य को आप क्या रखते हैं? क्योंकि टाइम लग जाता है भर्ती में, पोस्ट आने में, तो आप इसको जारी रखते हैं। ये मोटिवेशन है जो कार्य को आपसे क्या रखवा रहा है? जारी। हारना नहीं आ रहा तो अगले महीने हो जाएगा, अगले महीने आप लगे रहते हैं, और फिर आप इसको कहाँ तक पहुंचा देते हैं? अंजाम तक पहुंचा देते हैं। तो मोटिवेशन ये होता है जो कार्य को प्रारंभ करवाता है, कार्य को दिशा देता है, उसको जारी रखता है, उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। वो अभिप्रेरणा ही है। अब अभिप्रेरणा में एक मजेदार चीज होती है, ये आपकी क्षमता और आपकी इच्छा, इन दोनों के मध्य जोड़ लगाती है। ये अभिप्रेरणा इनको जोड़ती है आपस में। देखिए, क्षमता तो आप में होती है, लेकिन आप में क्या नहीं होती? इच्छा नहीं होती। क्षमता तो सब में होती है। ये तो है नहीं कोई जो विशेष सफल आदमी है वो दूसरी धरती से आए हैं। क्षमता हम सब में समान क्षमता है। ईश्वर ने हम सबको एक जैसा मस्तिष्क दिया है लगभग। हम प्रयोग कैसा करें अलग बात है, सब स्वस्थ है। लेकिन होता क्या है, सफलता के लिए एक चीज और जरूरी होती है। वो कौन सी होती है? इच्छा जरूरी होती है। तो अभिप्रेरणा क्षमता और इच्छा को जोड़ के और हमारे सपने पूरे करती है, और हमें कहां तक ले जाती है? मंजिल तक। तो अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है। ये कार्य आरंभ से लेकर कहां तक चलती है? अंजाम तक चलती है, और ये क्षमता और इच्छा को आपस में जोड़ती है। ये मोटिवेशन एक बड़ा जोरदार काम करता है। जब भी आपकी वर्क परफॉर्मेंस देखी जाती है, तो आपकी वर्क परफॉर्मेंस दो चीजों पर निर्भर करती है। आपका जो कार्य निष्पादन है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो आपकी कुशलता के ऊपर निर्भर करता है, और आपका दूसरा वर्क परफॉर्मेंस रिजल्ट कह लीजिए, दूसरा आपके काय पे निर्भर करता है? मोटिवेशन के ऊपर निर्भर करता है। तो कार्य निष्पादन अकेली कुशलता से नहीं होता। आप कहते हैं मैं इस काम को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं, तो इस काम को तो मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से संपन्न कर दूंगा। नहीं कर पाते अगर उसको करने की आपके अंदर क्या नहीं है? इच्छा नहीं। कई बार मैं देखा होगा, मैं ना कई बार जब पढ़ाने के लिए आता हूं तो वो सेम ही मेरे अंदर है, पढ़ाने की है, कुशलता तो वही है, लेकिन कई बार पढ़ाने के लिए क्या नहीं होता? मन में कुछ निराशा होती है, मोटिवेशन नहीं होता। तो कई बार क्लास में रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता। तो अकेली कुशलता से काम नहीं चलता। इस कुशलता के साथ उस कार्य के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? मोटिवेशन भी होना चाहिए। धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि आपने देखा होगा कि एसपी और कलेक्टर जब बन के आते हैं ना, तो इन्हें बड़ा धांसू कार्य करते हैं। हम इनके नाम सुनते हैं, इनको अवार्ड मिलते हैं, लेकिन ये ना 10 से 1 साल में क्या हो जाते हैं? ये व्यवस्था में ढल जाते हैं।
उस टाइम इनमें क्या खत्म हो जाता है, दरअसल मोटिवेशन। आप एक व्यक्ति का नाम निरंतर रूप से सुनते होंगे, वो यहाँ आजकल वो शायद ये IG है, दिनेश MN। वो ऐसा व्यक्ति है जो निरंतर क्या रहता है, मोटिवेट रहता है। तो कुशलता तो उसके साथ और बहुत, वो सारे SP भर्ती हुए थे उनमें भी कुशलता थी, सेम कुशलता थी, लेकिन वो अपने आप को क्या नहीं रख पाए, जन कल्याण के क्षेत्र में मोटिवेट नहीं रख पाए, इसलिए उनका नाम ही गायब हो गया और उसका नाम चलता रहता है। तो कार्य निष्पादन अकेला कुशलता से नहीं होता, बल्कि कुशलता के साथ साथ और क्या मिला होना चाहिए, मोटिवेशन मिला होना चाहिए। तो मोटिवेशन कुल मिला के वो भाव हैं जो हमें किसी भी कार्य को अच्छी तरह से संपन्न करने के लिए लगातार प्रेरित करते रहते हैं, हमें नींद नहीं लेने देते और हमें अंजाम तक और हमारी मंजिल तक पहुंचा के ही दम लेते हैं। ऐसे भावों को हम क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन बोलते हैं। अब ये जो मोटिवेशन है ये आता कहाँ से, तो इसके बारे में जो शुरुआती चर्चा की थी वो की थी आधुनिक युग में, जिसका सही अर्थ बताया वो हमें पहली बार किसने बताया, अब्राहम मैस्लो ने बताया। तो वर्तमान में हम जिस अभिप्रेरणा के आसपास ये सारे शब्द गढ़ रहने की मनोवैज्ञानिक होती है, कार्य प्रारंभ करवाती है, ये सारी जो चर्चाएं हैं इसे किसके बाद अच्छी तरह से शुरू हुई थी, जब कौन आ गया था, अब्राहम मैस्लो। इस आधुनिक अर्थ को हम देखेंगे, अब्राहम मैस्लो और उसके बाद के अर्थ क्या है। अभिप्रेरणा में 3 चीजें आती है। अभिप्रेरणा में एक तो आती है आपकी आवश्यकता, दूसरा होता है उस आवश्यकता को प्रेरित करने वाले तत्व, मोटिव कौन से हैं, और तीसरे आते हैं कि आपका अंतिम उद्देश्य क्या है, गोल्स क्या है। तो अभिप्रेरणा अकेले मोटिव से नहीं बनती, बल्कि इसमें आवश्यकता भी होती है और इसमें मंजिल भी होती है। अब हम तीनों को जोड़ेंगे ना तब अभिप्रेरणा बनेगी। तो एक अभिप्रेरणा के लिए कितनी चीजें जरूरी होती है, 3 चीजें जरूरी होती है। एक जरूरी होती है नीड्स, दूसरी चीज होती है मोटिव, और तीसरी चीज होती है आपकी मंजिल, या आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, जो गोल्स प्राप्त करना चाहते हैं। हम वापस उसी SP के पास चलते हैं, दिनेश MN। हम कह रहे हैं ये गलत है, दिनेश MN की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी आवश्यकताओं की क्या हो चुकी है, भरपाई हो रखी। वो SP ऐसा खाता है, ऐसा बंगला, ऐसी पत्नी है, कुत्ते घुमाता है, मजे करता है, गाड़ियों कमी नहीं है उसके पास, ये आवश्यकता नहीं है। उसकी आवश्यकता है शक्ति की आवश्यकता, उसकी आवश्यकता है सम्मान की आवश्यकता, उसकी आवश्यकता है प्रतिष्ठा की आवश्यकता। वो छा जाना चाहता है, वो चाहता है कि सारे लोग मेरे को जाने, तो उसकी पहचान की आवश्यकता है, आइडेंटिटी चाहता है पूरे समाज में, अपनी अलग आइडेंटिटी। वो ये चाहता है कि मैं इतिहास बना के चला जाऊं। तो ये उसकी क्या है, आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताएं सब व्यक्तियों की अलग अलग प्रकार की होती है। कोई व्यक्ति है वो शक्ति चाहता है, तो ये होगी शक्ति की आवश्यकता। कोई व्यक्ति है वो शक्ति नहीं चाहता, बल्कि वो क्या चाहता है, सुरक्षा चाहता है। कोई व्यक्ति है वो प्रतिष्ठा चाहता है, कोई व्यक्ति है वो प्रेम चाहता है, कोई व्यक्ति है यानी प्रेम और सम्मान चाहता है, आप कुछ भी कह लें। तो ये सारी चीजें जो अलग अलग व्यक्ति चाहते हैं, और भी कोई चाह सकता है। कोई आत्मसंतुष्टि चाहता है, कोई स्वाभिमान चाहता है, ठीक है, कोई स्वतंत्र पहचान चाहता है। तो हमें से हो सकता है कि कोई अलग से स्वतंत्र क्या चाहता हो, पहचान चाहता हो। तो ये सारी, कोई उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, कोई नाम चाहता है, ये सारी चीजें हैं। अब ये मोटिव क्या है, शक्ति की अगर आवश्यकता है तो आपको मोटिवेट कौन कर रही है, शक्ति की इच्छा कर रही है। इसमें मोटिव कौन है, आपका मेन मोटिव क्या है, सुरक्षा प्राप्त करना। इसमें आपका मोटिव क्या है, प्रतिष्ठा प्राप्त करना। इसमें प्रेम और सम्मान, इसमें क्या है, आइडेंटिटी। तो ये आपकी आवश्यकताएं हैं, और इन आवश्यकताओं के लिए ये आपके मोटिव है। तो सिर्फ मोटिवेशन में मोटिव ही नहीं होते, बल्कि मोटिव को प्रेरित करने के लिए पहले क्या होती है, आवश्यकताएं। तो क्या इन दोनों से मिलकर मोटिवेशन कंप्लीट हो गया क्या? आपको आवश्यकता भी, यहाँ पे मोटिव भी है, लेकिन आपने अगर मंजिल प्राप्त नहीं की तो फिर मोटिवेशन पूरा भी नहीं हुआ। फिर मोटिवेशन पूरा कैसे हुआ? मोटिवेशन पूरा तब होता है जब आपकी आवश्यकताएं थी, आप प्रेरित थे, और आपने क्या प्राप्त कर लिया, गोल भी प्राप्त कर लिया, मंजिल भी प्राप्त कर ली। आप कुछ चाहते हैं, उस चाहत में कुछ प्रेरणा है, और वो प्रेरणा आपको कहां तक लेके जाती है, मंजिल तक लेके जाती है। तो 3 चीजें आती है, नीड्स, मोटिव और गोल्स। गोल्स में हम जो चीजें हैं वो हमारी क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है
कि अभिप्रेरणा है वो किन चीजों से मिलती है, बनती है। क्या आवश्यकताएं अभिप्रेरित करती है? क्या आवश्यकताएं नहीं करती, बल्कि आवश्यकता के बाद क्या आते हैं? मोटिव आते हैं। और मोटिव के बाद ये मोटिव काय में बदलते हैं? जब गोल्स में बदलते हैं तो होती है मोटिवेशन की पूरी सर्किल कंप्लीट होती है। तो कार्य को आरंभ करना, कार्य को जारी रखना और उसको कहां तक पहुंचाना? मंजिल तक पहुंचाना, तीनों चीजें इसके तहत आती है। अब हम एक तो ये आ जाता है क्वेश्चन, एक ये मनोवैज्ञानिक है, ये हमने देखा। हम और मुद्दों के ऊपर आते हैं, वो है कि अभिप्रेरित होता कैसे व्यक्ति, अभिप्रेरणा के प्रकार है कितने होते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ मोटिवेशन करेंगे, अब अभिप्रेरणा के प्रकार करेंगे कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। एक होती है सकारात्मक अभिप्रेरणा और एक होती है नकारात्मक अभिप्रेरणा। जब आप किसी बच्चे से ये कहते हैं कि अगर तू कल 10 मैथ्स के क्वेश्चन हल करके लाएगा तो मैं तुझे पेन दूंगा, ये कैसी है? सकारात्मक। या किसी बच्चे की पीठ थपथपाते हैं या उसकी सबके सामने प्रशंसा करते हैं तो यह है सकारात्मक अभिप्रेरणा। जब आप कहते हैं कल अगर तू 10 क्वेश्चन नहीं करके लाया तो ये देख ले डंडा, ये किस पे टूटेगा? तेरे ऊपर टूटेगा। तो ये कौन सी अभिप्रेरणा है? नकारात्मक अभिप्रेरणा है। तो सकारात्मक अभिप्रेरणा है, इसमें प्रशंसा आ सकती है, इसमें पीठ थपथपाना आ सकता है। ये पूछ सकते हैं कौन सी सकारात्मक है? इसमें आपकी वेतन वृद्धि आ सकती है, आपके इंसेंटिव्स आ सकते हैं। तो कुछ ये मौद्रिक हो सकती है और कुछ अमौद्रिक हो सकती है। आपको प्रमोशन दिया जा सकता है, आपको पुरस्कार दिया जा सकता है। ये है नकारात्मक। नकारात्मक अभिप्रेरणा में आपको क्या दिया जाता है? आपको धमकी दी जाती है, आपको दंड दिया जाता है, आपको धमकाया जाता है। ये है, ये भी मोटिवेशन देता है आपको। तो ये धमकी, दंड, धमकाना, ये सब क्या है? नकारात्मक मोटिवेशन है। ये मोटिवेशन कई बार क्या करता है? संगठन में क्या पैदा कर देता है? विद्रोह, और क्या पैदा कर देता है? अशांति पैदा करता है। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि जो अभिप्रेरणा है वो नकारात्मक की बजाय कौन सी हो? सकारात्मक हो। आपकी पदोन्नति है, उसकी पदोन्नति में बदला जा सकता है, आपको डिमोशन किया जा सकता है, आपकी वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है, आपका वेतन है काटा जा सकता है, आपको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है, ठीक है, आपको भारी सुपरविजन किया जा सकता है। ये है, आपको निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी दी जा रही है। ये क्या है? सकारात्मक है, नकारात्मक है। और आपकी अगर कार्यस्थल के ऊपर अवहेलना की जा रही है और अफसर है ना आपकी तरफ देखता ही नहीं है, तो ये कैसा है? ये नकारात्मक मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। मोटिवेशन दो प्रकार के और होते हैं, एक होते हैं मौद्रिक और दूसरे होते हैं गैर मौद्रिक। मौद्रिक मोटिवेशन वो होते हैं जिसके तहत मुद्रा दी जाती है, पैसा दिया जाता है, और गैर मौद्रिक है जिसमें मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको लाभांश देना, आपको कंपनी के अंदर शेयर बांट देना, आपको वेतन वृद्धि देना, आपको ये आने जाने का क्या दे देना? किराया दे देना। ये सारे लाभांश, शेयर, वेतन वृद्धि, ये सारी कौन सी है? मौद्रिक है, जिसमें आपको मौद्रिक रूप से कुछ ना कुछ क्या दिया जाता है? लाभ दिया जाता है। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं, पदोन्नति। पदोन्नति क्या है? मौद्रिक है, गैर मौद्रिक है? अब आप देखो, ये बहस, यही तो बस, यही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, शब्दों का ध्यान रखना। जब भी मैं आपको नोट्स दे दूं ना, शब्दों को छांटने की कोशिश करना कि आते कहां है। जरूरी है क्या कि पदोन्नति के साथ साथ आपको वेतन वृद्धि भी दी जाए? आपको पदोन्नति दी जा सकती है, आपसे ये कहा जाए कि आपको सीआई से क्या बनाया जा रहा है? डीएसपी बनाया जा रहा है, लेकिन वेतन आपको कितना मिलेगा? उतना ही मिलेगा। तो ये पदोन्नति क्या होती है? शक्ति बढ़ रही है, पैसा तो नहीं बढ़ रहा ना जेब में। हम पैसे की चर्चा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, शक्ति तो बढ़ रही है। चलो ठीक है, पहले ना
किसी के अंडर में 5 आदमी थे, उसके बढ़ा के उसके सुपरविजन में 10 आदमी कर दिए गए। अब उसकी शक्ति तो बढ़ गई, लेकिन उसको क्या नहीं मिला बदले में? पैसा। यहां पैसा मिलता है। तो ये जो पदोन्नति है, ये जो प्रशंसा है, ये जो पीठ थपथपाना है, ये जो निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देना है, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देना, ठीक है, ये सारे कौन से होते हैं? गैर मौद्रिक होते हैं। या फिर इसको उल्टा ले लोगे, गैर मौद्रिक में किसी को नौकरी से बर्खास्त कर देना, ठीक है, या फिर किसी की अवहेलना करना, निर्णय प्रक्रिया से किसी को बाहर कर देना, उसको भागीदारी नहीं देना, उसकी बार बार अवहेलना करना, ये सब कौन से कहला सकते हैं? ये गैर मौद्रिक है, लेकिन नकारात्मक है। एक प्रकार के और होते हैं जिनको अपन बोलते हैं औपचारिक, और दूसरे कौन से होते हैं? अनौपचारिक होते हैं। कि जब किसी ऑफिस में मोटिवेट करने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून लिखित और कानूनी रूप से बने होते हैं, तो उनको तो कौन से बोलते हैं? औपचारिक। और जब ऐसे कुछ नहीं होते और अफसर अपनी तरफ से कुछ करता है तो वो अनौपचारिक। एक दिन एक सीईओ है, वो अपने क्लर्क को बुला के अपने साथ चाय पिलाता है। तो ये कैसा मोटिवेशन है? भाई तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये कौन सा है? अनौपचारिक है। और एक दिन वो लिखित में निकालता है कि तू एलडीसी से यूडीसी बनाया जा रहा है। ये औपचारिक है। तो जो क्रियाविधियां पहले से निश्चित हो ऑफिस के साथ, जो पदोन्नति करना या पदान्नति करना या किसी प्रकार का मौद्रिक दंड देना, उसकी तनख्वाह कम कर देना या तनख्वाह ज्यादा कर देना, ये सब तो कहलाते हैं कौन से? औपचारिक। किसी की प्रशंसा करना, सबके सामने पीठ थपथपाना, किसी को बुला कर अपने बराबर बिठाना अफसर के द्वारा, ये सब कौन से कहलाते हैं? ये अनौपचारिक कहलाते हैं। तो मोटिवेशन सकारात्मक हो सकता है और नकारात्मक, ये मौद्रिक हो सकता है और ये गैर मौद्रिक, ये औपचारिक हो सकता है और अनौपचारिक हो सकता है। अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि आपको औपचारिक और अनौपचारिक, मौद्रिक और गैर मौद्रिक, इनमें पहचान करना आना चाहिए। जैसे हमने पदोन्नति की चर्चा या निर्णय सहभागिता की चर्चा की थी, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये आप सोचते हैं। पदोन्नति एक गैर मौद्रिक क्रिया है। हो सकता है कई बार आपकी वेतन वृद्धि तो हो जाए, लेकिन पदोन्नति नहीं हो। ये तो पदोन्नति तो आपकी साल में बहुत ही कम होती है। तो पदोन्नति जरूरी नहीं कि हर बार मौद्रिक के साथ ही जुड़ी हो, लेकिन पदोन्नति आती काय के अंदर है? गैर मौद्रिक के अंदर आती है। यही तो छांटना था अपने को। अब सबसे मजेदार चीज के ऊपर आते हैं, और वो है अभिप्रेरणा के सिद्धांत या अभिप्रेरणा के थियरीज ऑफ मोटिवेशन। यहां से आते हैं फिर क्वेश्चन। अर्थ और टाइप्स यहां से तो बहुत कम पूछे जाते हैं, या बिल्कुल अगले चाहे अगले में तो मुझे बिल्कुल सिंपल ही पूछना है, तो भले ही आप में से सकारात्मक कौन सा या नकारात्मक नहीं आता या कोई ऐसा समझ आता है, थोड़ा पूछ लेंगे तो वो तो आपका सही हो जाएगा एक बार, अगर आपने 5 7 10 क्वेश्चन कर लिए तो। ऑब्जेक्टिव टाइप। अब अपन चलते हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के सिद्धांत करते हैं। तो 2 प्रकार के सिद्धांत हैं। एक है परंपरागत सिद्धांत, ट्रेडिशनल थ्योरीज, या जिनको शास्त्रीय सिद्धांत बोलते हैं, और दूसरे कौन से? आधुनिक या मॉडर्न थ्योरीज है। तो पहले पुराने वाले सिद्धांत करते हैं जिनका संबंध मोटिवेशन से था। परंपरागत सिद्धांत कौन से? ट्रेडिशनल थ्योरीज कौन सी है? नंबर 1, एक सिद्धांत चलता है जिसको अपन एकात्मक या द्रव्यात्मक सिद्धांत बोलते हैं। द्रव्यात्मक को अपन मौद्रिक भी बोल सकते हैं। ये थ्योरी है, ये परंपरागत सिद्धांत है। दूसरा जो सिद्धांत है, सिंपल सिद्धांत है, एकदम से समझ में आ जाएगा। दूसरा है दंड का
या भय का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है पुरस्कार का सिद्धांत। और चौथा सिद्धांत है गाजर व छड़ी का सिद्धांत। गाजर व छड़ी अपन दो जगह पढ़ते हैं। एक तो फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं तो चीन के संदर्भ में पढ़ते हैं, माओ और बाद के संदर्भ में पढ़ते हैं। एक अपन यहां भी पढ़ेंगे, ये मोटिवेशन की भी थ्योरी है, गाजर व छड़ी का सिद्धांत, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, गाजर व छड़ी का सिद्धांत। सबसे पहले अपन एकात्मक या द्रव्यात्मक सिद्धांत बोलते हैं। मोनिस्टिक या मोनेटरी थ्योरी पढ़ते हैं। मोनिस्टिक होती है एक जिसका, एकात्मक का तात्पर्य है कि यहां मोटिवेशन एक ही प्रकार से मिल सकता है। द्रव्यात्मक है इसका तात्पर्य वो मोटिवेशन कैसा है, द्रव्यात्मक, अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे कि आदमी तभी मोटिवेट होता है जब उसको ज्यादा मात्रा में क्या दी जाती है, मुद्रा। तो आदमी को मोटिवेट करने का, उससे काम करवाने का, ज्यादा से ज्यादा काम कराने के लिए प्रेरित करने का एक ही तरीका कौन सा है, मुद्रा है। आप उसको ज्यादा पैसे दोगे तो वो काम क्या करेगा, ज्यादा करेगा, वो अच्छा कार्य निष्पादन करेगा, वर्क परफॉर्मेंस उसकी अच्छी आएगी, वो बहुत ही अच्छा काम करेगा, जल्दी अच्छा रिजल्ट देगा। तो वो है द्रव्यात्मक। द्रव्य उसको ज्यादा दो, द्रव्य होता है पैसा रुपया वगैरह, उसको ज्यादा दो। और इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी FW टेलर ने। टेलर को हमने कहां पढ़ा था, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की थी, वैज्ञानिक प्रबंधन। उस वैज्ञानिक प्रबंधन ने उसने ये कहा, उसने अपनी फैक्ट्री में कार्मिकों को देखा कि वो कार्मिक करते क्या है। तो कार्मिक है ना, दो प्रकार की से काम ढीला करते हैं। एक तो उनके पास जो काम करने के यंत्र है ना वो पुराने हैं, इस वजह से उत्पादन क्या कर पाते हैं, वो कम करते हैं। तो ये तो होगी नेचुरल, प्राकृतिक है, वो तो कर भी क्या सकते हैं वो। दूसरा वो क्या करते हैं, जानबूझ के काम चोरी और करते हैं। वो काम को क्या करते हैं, खुद धीमा करते हैं। कभी वो बीड़ी पीने बैठ जाएंगे, ठीक है, कभी तो मैं थक गया, कई देर 1-1 घंटे तक वो बीड़ी पीते रहते हैं। तो ये उनकी क्या है, उनकी नेचर के अंदर है। तो उनको प्रेरित कैसे करें आप। तो उसने एक सिद्धांत दिया FW टेलर ने, वो है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम या विभेदात्मक मजदूरी सिद्धांत। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम तो समझ में आ ही जाता है। पीस रेट सिस्टम कि आपको जो मजदूरी दी जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग दी जाएगी, पीस के अकॉर्डिंग दी जाएगी। अभी मैं पीछे पता नहीं, हाँ मेरे एक वो परिचित आए हुए थे, तो हमने ऐसे खेतों की बातें शुरू कर दी। तो वो बोला कि आने वाले समय में और वर्तमान में भी एक संकट चालू हो गया है, लेबर का संकट बहुत ही भारी है। वो कैसे, बोला कि मैं ना सब्जी पैदा किया करता था, तो अब मैंने सब्जी पैदा करना बंद कर दिया। वो कैसे कर दिया अभी, क्यों कि मैंने पीछे एक सब्जी बोई, कोई गाजर वगैरह, उस गाजर में खरपतवार हो गई। खरपतवार हो गई तो मैंने दिहाड़ी के ऊपर कुछ औरतें रख ली, क्योंकि मेरे घर पे मेरे दादाजी वगैरह की डेथ हो गई थी। तो मैं ना 1 महीने तक खेत नहीं जा पाया, और उन औरतों ने 1 महीने में 2 क्यारियां साफ की। 4 औरतों ने मिलकर, कितनी क्यारियां, 2 क्यारियां। तो मुझे इतनी महंगी पड़ी कि वो गाजर कम हुई, उनकी दिहाड़ी क्या हुई, ज्यादा, क्योंकि मैं उनका सुपरविजन नहीं कर पाया। तो फिर इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज ये है कि टारगेट दी जाए कि तू आधी कैरी करेगी तो तेरे को 100 रुपए मिलेंगे, पूरी कैरी करेगी तो 200 मिलेंगे, 2 कैरी करेगी तो 400 मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, कोशिश करती है। तो ये कौन सा सिस्टम होता है, पीस रेट सिस्टम। अब अपन चलते हैं इसको एक टेलर के पास लिए चलते हैं। एक टेलर है कि वह बड़ी दुकान का मालिक है, उसने टेलर बिठा रखे हैं। उनको बोलो तेरे को 500 रुपए डेली देंगे, तो वो ना वो कहेगा चल 500 रुपये मिल ही रहे हैं, 1 सिले चाहे कितने सिले, 2 सिले चाहे कितने सिले, 4, क्या फर्क पड़ता है। अब उसको बोल भाई तेरे को हर पीस के पैसे मिलेंगे, 1 शर्ट तैयार करेगा 100 और 10 शर्ट तैयार करेगा तो 1000 रुपए मिलेंगे। अब उसको सुबह से लेकर शाम तक वो जल्दी आएगा और बीच में भोजन भी नहीं करेगा, बीड़ी तो छोड़ ही देगा, पीनी छोड़ देगा। इससे तो ना ये दिल जलता है इससे, तो वो दिल जला है ना, वो बीड़ी छोड़ देगा। देखो उसका दिल इतना जलेगा वो, क्योंकि वो कैसे काम कर रहा है, पीस रेट। उसको ज्यादा पीस बनाएगा तो रेट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा।
तो ये किसने दिया? FW टेलर ने। इसको विभेदात्मक मजदूरी सिद्धांत बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को समान मजदूरियां मत दो, 2-3 व्यक्तियों को, बल्कि उनके उनके पीस के हिसाब से दो। तो जो ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा दो और कम करता है उसको कम दो। जैसे 5 सीट सी में उसको 500 दो, 10 सीट रहा है उसको 10 की दो। तो ये है विभेदात्मक मजदूरी सिद्धांत बोलते हैं। अब कई बार आ जाएगा, इसमें 2 क्वेश्चन पैदा होते हैं, क्योंकि आगे तो हम बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे इसको। विभेदात्मक मजदूरी सिद्धांत या डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब आप देखिए, आप ईमानदारी से हम सब स्वीकार करें, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप थोड़े टाइम में आप भी शामिल हो जाएंगे। ये जो सरकारी स्कूल है, यहाँ इतने सारे मतलब वो एजुकेटेड और बिल्कुल ऐसे वो बस वाली पूरी कहानी छोड़ दें, अगर बस से लोगों को बाहर निकाल दें अपन, तो बाकी कौन से लोग भर्ती होते हैं वहाँ? जो क्रीम होती है ना वो भर्ती होती है वहाँ। तो जो क्रीम भर्ती होती है तो फिर रिजल्ट ऐसे क्यों रहते हैं? जबकि वहां ना कम से कम पैसे में शिक्षक रखे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सके, उनके रिजल्ट फिर ज्यादा रह जाते हैं। उसका कारण ये है कि काम करे और नहीं करे, सबको मजदूरी क्या मिलती है? बराबर मिलती है। तो अगर वहाँ विभेदात्मक मजदूरी हो जाएगी, जो अच्छा रिजल्ट देगा उसको मजदूरी ज्यादा मिलेगी, तनख्वाह ज्यादा मिलेगी, कम को कम मिलेगी, तो वहां रिजल्ट भी सही होंगे। ये किसका कहना है? FW टेलर का। आप में कईयों की इच्छा होगी इस मुद्दे पे हम बहस करें, बहस नहीं करनी है, अपन टेलर कह रहा है, टेलर से चर्चा कर लें जब भी आपको मिले। आत्मिक परमात्मिक जो भी चर्चा आप उससे करें। मैं तो बता रहा हूं इसको हम कौन सा सिद्धांत बोल रहे हैं? एकात्मक या द्रव्यात्मक। इसको शास्त्रीय सिद्धांत बोला जाता है, मोटिवेशन का शास्त्रीय सिद्धांत। और ये फ्योल, गुल्लिक, उर्विक, ये कहते हैं आदमी मशीन होती है, और मशीन कैसे चलती है? पैसे से। उसको एक ही लुब्रिकेंट चाहिए, उसकी जेब में क्या डालो? पैसा ज्यादा काम। तो ये जो शास्त्रीय विचारक है, ये तो है वैज्ञानिक प्रबंध वाला। शास्त्रीय विचारक कौन से हैं बताओ आप मुझे? 3 शास्त्रीय विचारकों के नाम बता दो आप। फ्योल, गुलिक और उर्विक। ये भी किस सिद्धांत के समर्थक है? एकात्मक या द्रव्यात्मक सिद्धांत के समर्थक है। यह आदमी एक यंत्र होता है, उसकी कोई भावनाएं नहीं होती, उसको पैसा कमाना है। तो घर पे अगर पत्नी बीमार है, बच्चा बीमार है, तो वो पैसा कमाने के लिए पहले कहाँ आएगा? वहां आएगा। फिर शाम को देख लेंगे यार बच्चों को, बाद में टाइम मिलेगा तब छुट्टी होगी तब देखेंगे, हाँ तो पैसा कमाते हैं। तो इसका मतलब वो मशीन है। बाद में एल्टन में है, वो बोला आदमी मशीन है। नहीं होता। आदमी अकेला पैसे के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो संतुष्टि के लिए भी काम करता है, वो आनंद के लिए भी काम करता है। अब संतुष्टि आनंद है, ये मौद्रिक है या गैर मौद्रिक है? गैर मौद्रिक है। ये सकारात्मक है नकारात्मक है? सकारात्मक। तो उनके लिए भी काम करता है। तो फिर इस एकात्मक या द्रव्यात्मक या मौद्रिक सिद्धांत का जो विरोध किया था, वो किसने किया था? एल्टन मेयो ने। एल्टन मेयो ने एक प्रयोग करके देखा, हाथों प्रयोग। उसने कहा कि जो ज्यादा करेगा ना उसको ज्यादा मिलेगा। तो सुबह आके, और उनका जो अनौपचारिक लीडर था वो बोला पैसा कोई मुद्दा ही नहीं है, ये जो कह रहा था ऊपर वाला ये तो करना ही नहीं है। इसने 10 बताया था, हाँ ठीक करेंगे क्या। तो ऐसे करके और देखा कि ज्यादा मुद्रा से लोगों ने ज्यादा काम है नहीं किया। तो वो एल्टन मेयो का जो मानव संबंध सिद्धांत है, जिसमें आदमी को मशीन नहीं बल्कि क्या माना जाता है, तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एल्टन मेयो की, वो FW टेलर की कौन सी थ्योरी का विरोध करती है? विभेदात्मक मजदूरी, डिफरेंशियल पीस रेट का और शास्त्रीय विचारकों के विचारों का विरोध करती है। मोनिस्टिक और द्रव्यात्मक थ्योरी का विरोध करती है। दूसरा है दंड व भय का सिद्धांत। दंड या भय पैदा करो उनके अंदर। दंड व भय कैसे पैदा करो? ये आपको हम अवनति कर देंगे, हमारा डिमोशन कर देंगे, या उनके ऊपर भारी सुपरविजन रखो, उनके सिर पे खड़े रहो डंडा लेके, जैसे वो ले उसके एक डंडा मार दो आप, यानी उसके ऊपर दंड दे दो उसको। तो ये उसका ना, उसको कंट्रोल करना, उसका ज्यादा सुपरविजन करना, उसको सांस नहीं ले देना, बात बात की उसको धमकी देना, करो या मरो, या तो काम कर वरना तेरे को नौकरी से निकालेंगे। ये कौन सा सिद्धांत है? दंड या भय का सिद्धांत। जब शुरुआत में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो उद्योगों में ऐसे ही काम करवाया जाता था, मजदूरों से उनको मशीन माना जाता था, उनमें कोई मानवीय गुण नहीं माना जाता था। तो ये जो मशीन, ये इसीलिए तो विरोध करता है कार्ल मार्क्स की आदमी मशीन है नहीं है। तो ये शुरुआत में ये सिद्धांत चलता था, भय और दंड का सिद्धांत। पुरस्कार का सिद्धांत तो भी करके हटे हैं कि आदमी है ना दंड और भय से प्रेरित नहीं होता, बल्कि कैसे प्रेरित होता है? पुरस्कार से। तब टेलर बोलता है कि ज्यादा पैसा दो और ज्यादा काम है करवाओ। लेकिन ये भी बहुत लंबे समय तक कामयाब नहीं होता। जैसे ही व्यक्ति की पैसे कमाने की एक हद होती है, जैसे उसकी वो पूरी हो जाती है ना,
फिर उसको प्रेरित है नहीं करती, फिर वो नहीं काम करता। जब मैंने देखा जालोर में जब था कि वहां जो जैनी आते थे, जैनी देसावर रहते हैं, जैनियों ने जालोर, पाली और जोधपुर के गांवों में बड़े बड़े क्या बना रखे हैं, घर बना रखे हैं। तो वो घर खाली रहते हैं। जैनी कब आते हैं, जब उनको शादी करनी हो, कोई प्रोग्राम करना हो, तो वहां जैनी आते हैं। और वो जैनी आके ना और पूरे गांव को बुलावा देते हैं, लोगों के पैर पकड़ते हैं, तुम हमारे खाने के लिए आना। फिर वो बड़ा सा प्रदर्शन करते हैं, वो वहां मंदिर बनाते हैं, वो स्कूल बनाते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं। तो ये करते क्यों है? जबकि वो तो वहां क्या कमाने गए थे, पैसा कमाने गए थे, तो वह खर्च क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब उन्होंने पैसा कमा लिया, उनकी वो भरपाई हो गई है, जो पुरस्कार वाली भरपाई, मौद्रिक भरपाई तो हो गई है। अब वो पहचान बनाना चाहते हैं अपने, कि लोग हमें क्या करें, जाने कि हमारे पास क्या है, पैसा है। तो अब उनको पैसा प्रेरित नहीं कर रहा है, बल्कि अब उनको कौन प्रेरित कर रही है, पहचान प्रेरित कर रही है। तो ये पुरस्कार का सिद्धांत है ना, ये भी बहुत लंबा नहीं चलता। दूसरा है कि इन दोनों को अगर मिला दें तो कौन सा सिद्धांत बनता है, गाजर और छड़ी का। अगर अच्छे काम कर रहे हो तो आपको पुरस्कार किया जाएगा, और अगर गलत काम कर रहे हो तो आपको दंड दिया जाएगा। ये तो एक तरफा चलता है दंड, ये एक तरफा चलता है पुरस्कार। इसमें दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है, गाजर को और छड़ी को जोड़ा जाता है। तो ये तो कौन से सिद्धांत थे, परंपरागत सिद्धांत थे, द्रव्यात्मक सिद्धांत। इसको एक को याद रखें, बाकी तो मुद्दा समझ में आया हुआ है। ये किसका है, FW टेलर का है। ये उसके बाद शास्त्रीय विचारकों ने प्रयोग किया और एल्टन मेयो ने इसका क्या किया, विरोध किया। फिर हमने एक और क्वेश्चन तैयार कर लिया, विभेदात्मक मजदूरी सिद्धांत। सबको अलग अलग मजदूरी देना, सबको एक समान मजदूरी नहीं देना। तो ये तो थे अभिप्रेरणा के कौन से सिद्धांत है, पुराने वाले सिद्धांत। अब हम करेंगे अभिप्रेरणा के वो सिद्धांत जिनको हम आधुनिक सिद्धांत बोलते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन यहां से बहुत आते हैं, यहाँ तो एक दो क्वेश्चन तैयार हुए थे जो हमने कर लिए। अब मॉडर्न थ्योरी ऑफ मोटिवेशन करेंगे। मोटिवेशन की मॉडर्न जो थियरी है, इनको हम पीछे कर चुके हैं, एक बार चर्चाएं कर चुके हैं, आज फिर चर्चाएं करते हैं, आपके याद हो जाएगी। इनको हम अभिप्रेरणा के सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बोलते हैं। आपकी सामाजिक प्रेरणाएं हो सकती है, आपकी प्रेरणाएं क्या होती है, मनोवैज्ञानिक भी होती है, सिर्फ मौद्रिक नहीं होती। आपके पारिवारिक प्रेम है, पारिवारिक अपनत्व है, आपके दोस्त हैं, आपके आपसी संबंध है, वो भी आपको काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। या आपके बाप है, उन आप पिता से, अपनी माँ से बड़ा प्रेम करते हैं, और आपने देखा कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बड़ा त्याग किया है, तो उनका ये त्याग है ना, जो उनके साथ आपके सामाजिक संबंध है, ये भी काम करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। कई बार ऐसा नहीं हो पाता, कई बार ये अपने को ना डिमोटिवेट भी करते हैं। आप भी कहते हैं कि गुरुजी मैं गाँव कौन जाऊँ 2-2 साल तक, वो क्यों रहा, तो बट जाऊँ तो पूछ है बूढ़िया तू करे की है, ये बड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने ना इनको एक पर्टिकुलर वो बता रखा है, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं। जैसे मैं एक दिन क्या कर रहा था, कूलर में पानी डाल रहा था घर के ऊपर, तो एक ताऊ जी आया, अरे लिचिया तो क्या कर रहा है, करने का मतलब वो टोंट मार रहे थे, मैं कुछ करता नहीं हूँ। मेरे को ताऊ जी कूलर में पानी भरूँ, मेरे को आगे क्या कर रहा को, मतलब उन्हें पता तेरा फ्यूचर प्लान क्या है। मेरे को जी यही ब्रिज को मैं 20 क्या करूंगा, बंद करूंगा, फिर के चलाऊंगा, सोऊंगा, और फिर ठेकी है तो हो गया होगा काम पूरा। तो ये वो कह रहे मैं वो नहीं पूछ रहा, तू करेगा क्या, मैं बता रहा हूँ ना मैं यही काम करूंगा। तो वो क्या करते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं, इसलिए आप क्या नहीं जाते, बहुत सारे गांव नहीं जाते हैं ना, कई बार तो गांव की गलियां तक भूल जाते हैं आप। तो खैर अपन, ये कौन सी थ्योरी थी, मैंने आपको सामाजिक थ्योरी कराई। ये आपकी सामाजिक रीति रिवाज और सामाजिक संबंध भी आपको क्या करते हैं, मोटिवेट और डीमोटिवेट करते हैं। जैसे ताऊ जी क्या करने की कोशिश कर रहे थे, वो डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे जैसे बेश्रम है उनके कोई ज्यादा फर्क है नहीं पड़ता। तो ये है कि आप श्रम तो तब आए ना जब हम कोई गलत काम कर रहे हो, प्रयास कर रहे हैं, आदमी तो 6 महीने बाद कामयाब हो जाएंगे, लगे हुए तो है ही। कई बार नहीं मिलती सफलताएं, तात्कालिक सफलताएं, तो अपनी कमियां जहाँ के दूर करेंगे फिर सफल हो जाएंगे। तो मॉडर्न थ्योरी है, इनको हम कौन सी बोलते हैं, सामाजिक अभिप्रेरणा के कौन से सिद्धांत, सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोलते हैं इनको।
और इनकी शुरुआत की थी वो किसने की थी? अब्राहम मैस्लो ने। तो हम शुरुआत में पहले इन सब थ्योरीज को एक बार मस्तिष्क में एक छवि बना लेते हैं, फिर एक आधा सिद्धांत कर लेंगे। तो शुरुआत अब्राहम मैस्लो से कर लेते हैं। एक आया था आवश्यकताओं का सोपान क्रम। अब ये सोपान क्रम और ये ना, ये बार बार इस शब्द की इंग्लिश देख लो आप, तो इस शब्द की होती है हायरार्की। हायरार्की होती है एक के बाद क्या आना, एक का आना। सीढ़ी क्या होती है? तो हो सकता है आवश्यकताओं का सीढ़ी नुमा होना, आवश्यकताओं का श्रेणीबद्ध होना, ऊंची श्रेणी नीची श्रेणी, या आवश्यकताओं का क्या होना, सोपान। सोपान सीढ़ियों को बोलते हैं। तो इसकी एक इंग्लिश है हायरार्की। आवश्यकताओं का सोपान क्रम। और ये किसने दी थी, इसकी हम अब चर्चा कर लेते हैं। ये किसने दी थी? अब्राहम मैस्लो। उसके बाद एक और मजेदार थ्योरी है, उसको हम कौन सी थ्योरी बोलते हैं? एक्स व वाई थ्योरी बोलते हैं। ये आपकी रटी हुई है एक्स व वाई थ्योरी। एक्स है ये नेगेटिव है और वाई है ये पॉजिटिव अभिप्रेरणा देती है, एक्स और वाई थ्योरी। अब कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में कौन सी थ्योरी है वो मोटिवेशन से रिलेटेड है नहीं है, या कौन सी रिलेटेड है, कुछ और थ्योरीज पूछ लेंगे यहां वहां की। तो ये है मैकग्रेगर की। तीसरी थ्योरी भी हमने शुरुआत में चर्चा की थी, वो है द्विघटक सिद्धांत। और इनमें वो मुख्य चर्चा करता है, वो स्वास्थ्य घटकों की नहीं करता। दो घटक होते हैं, एक तो जो स्वस्थ करते हैं, हेल्दी जो घटक है फैक्टर, हेल्दी फैक्टर, और दूसरे कौन से होते हैं? हाइजीन फैक्टर। तो दरअसल इसका नाम है द्विघटक सिद्धांत। दो घटक होते हैं। एक व्यक्ति को स्वस्थ दो तरीके से होता है, एक तो दवाइयां लेता है, और दूसरा हॉस्पिटल क्या होना चाहिए? बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो कई बार इसको हाइजीन थ्योरी बोल देते हैं सीधा ही। तो इसका एक नाम और है, दूसरे घटक को हम भूल जाते हैं, हाइजीन थ्योरी या हाइजीन सिद्धांत। और ये किसकी है? हर्ज़बर्ग की है। एक और सिद्धांत है, उसको बोलते हैं ERG, ERG थ्योरी। ई होता है स्टीम या इच्छाएं वगैरह, आर होता है रिलेटेडनेस, संबंधित होना, और जी से होती है ग्रोथ करना। तो ये तीन प्रकार की इच्छाएं हैं, ERG। ERG थ्योरी तय याद रखना एक बार, ERG थ्योरी, क्योंकि हो सकता है कई बार सीधी थ्योरी आ जाए। इसकी फुल फॉर्म और ये किस प्रकार की होती है आगे हम व्यापक चर्चा करेंगे। ये है अल्डेरफर की, अल्डेरफर की। इसके बाद एक और मजेदार थ्योरी है, वो है जेड थ्योरी। ये कोई जापानी है जिसका नाम क्या है? आउची है। हाँ, ये इसके, ये नाम याद हो गया ना, कई नाम मेरे अच्छे होते हैं फट से याद हो जाते हैं। आउची, ये नहीं भूलोगे आप। इसमें ना जैसे मैग्रेगर नाम में भी, मैं कहते हैं नाम और भाषा और ये भी बड़ी प्रभावित करती है। रशियन नाम है ना, आप कितना जोर लगा लो याद है नहीं कर सकते। रशियन नाम याद ही नहीं कर सकते आप, इतने वो लंबे लंबे नाम होते हैं। अपने यहाँ तो पूरी महाभारत पूरी हो जाती है इतने बड़े में। मैग्रेगर, मैग्रेगर फट से याद हो जाता है। कौन याद हो गया? आउची याद हो गया। हाँ, हंसी भी आई आपको। जेड थ्योरी है इसकी, आउची की। एक और है तीन आवश्यकता सिद्धांत, थ्री नीड्स थ्योरी, तीन आवश्यकता सिद्धांत। ये है मैकलैंड का, मैकलैंड का ये तीन आवश्यकता सिद्धांत है। उसके बाद एक है प्रबंध सिद्धांत या प्रबंध पद्धति सिद्धांत या मैनेजमेंट थ्योरी सिस्टम। ये है रेंसिस लिंकर्ट का। एक और सिद्धांत है प्रत्याशा, या प्रत्याशा को क्या बोलते हैं? इच्छा को बोलते हैं। प्रत्याशा हम क्या चाहते हैं? विक्टर वरूम का प्रत्याशा सिद्धांत।
हम चाहते क्या है? प्रत्याशा सिद्धांत। विक्टर वरूम का ये है। तो ये इतने सिद्धांत करेंगे अपन। ये अभी हो सकता है अजीब लग रहे हो, इसमें से 4 तो आपके याद हो गए, क्योंकि 3 आपके पहले याद थे। एक कौन सा कर लिया आपने? मुझे पता था यही बोलोगे आप। क्यों? ये कर लो। रेंसिस लिकर्ट याद नहीं हुआ? और रेंसिस लिकर्ट के लिए एक बड़ा प्रसिद्ध एक इसका वाक्य है कि जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसका हृदय क्या होती है? अभिप्रेरणा होती है। ये बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है इसका, कि प्रबंधन तभी कामयाब होता है जब वहां अभिप्रेरणा हो। तो प्रबंध का हृदय अभिप्रेरणा को किसने बताया है? लिंकर्ट। कि मैनेजमेंट का हार्ट होता है जो मोटिवेशन होता है वो। तो प्रबंध पद्धति है लिंकर्ट की, प्रत्याशा सिद्धांत है वरूम का। और ये जो थ्योरीज है ईआरजी और 3 आवश्यकता, ये किससे निकली हुई है? लगभग लगभग अब्राहम मैस्लो से। लेकिन ये तभी समझ में आएगी जब अब्राहम मैस्लो के साथ साथ हम किसको कर लेंगे? हाइजीन थ्योरी और कर लेंगे। किसकी? हर्जबर्ग की। तो जब हर्जबर्ग की हाइजीन थ्योरी और अब्राहम मैस्लो का आवश्यकताओं का सोपान क्रम मिलाया गया, तब कौन सी थ्योरी बनी? ईआरजी। और उसी से प्रभावित है कौन सा सिद्धांत है? 3 आवश्यकता सिद्धांत मैकलेलैंड का। उसके बाद एक ही तो बता प्रबंध पद्धति कुछ महत्वपूर्ण नहीं, ये याद हो गया कौन सा? प्रत्याशा सिद्धांत। क्योंकि रेसिस लिकर्ट को पढ़ेंगे तो अपन लीडरशिप में ज्यादा पढ़ेंगे। हाँ, लीडरशिप की उसने कितनी शैलियां बताई है? 4 शैलियां बताई, वहां ये ज्यादा काम आता है। अब मैं इनको हटा भी दूंगा तो आपके इनमें से 4-5 याद है। अब ऐसा नहीं करेंगे, उल्टे सिरे से चलेंगे अपन। ये बताओ विक्टर वरूम है, उसने कौन सी थ्योरी दी है? प्रत्याशा सिद्धांत है। आवश्यकताओं का सोपान क्रम किसका है? मैस्लो का है। ईआरजी थ्योरी अल्डर्फर की है। ठीक है। उसके बाद प्रबंध पद्धति रेसिस लिंकर्ट की है। उसके बाद हाइजीन या 2 घटक 2 फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग। 2 फैक्टर बोल दो या फिर उसको हाइजीन फैक्टर बोल दो, क्योंकि एक फैक्टर उसकी कम महत्वपूर्ण मानता है जिसको वो। उसके बाद एक्स वाई थ्योरी पता हो गया, ये मैग्रेगर की हो ही गई। अब रह गया 3 आवश्यकता सिद्धांत मैकलेलैंड का। एक आपके याद है जिसकी हम चर्चा नहीं करें, तो कल नहीं करेंगे। क्यों? कल हम आएंगे तो अब्राहम मैस्लो की क्या करेंगे? आवश्यकता सोपान क्रम सिद्धांत, नीड्स ऑफ हायरार्की थ्योरी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।